बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फ़लकादर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हमेशा जो है वो मैंने आपके लिए नया टॉपिक लाने की कोशिश की है और साथ साथ में जो है वो हेल्दी रहने के टिप्स भी बताए हैं। आज हम बात करेंगे आपकी हेल्थ प्लस पर्सनालिटी पर कि हेल्दी रहना और उसके साथ साथ पर्सनालिटी को मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम हमेशा स्किन के ऊपर भी बात करते हैं, डिफरेंट बीमारियों के ऊपर भी बात करते हैं, क्रॉनिकली इल जो पेशेंट्स होते हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं और एक्यूट डिजीज़ के ऊपर भी बात करे होते हैं। बट आज मैंने सेलेक्टिव टॉपिक जो है चूज़ किया है एंड उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। जो आपकी इनर ब्यूटी तो होती है, पर आउटर ब्यूटी आपके लिए कितना ज़रूरी है और साथ साथ में आपकी स्किन प्लस आपके दांतों की जो खूबसूरती है वो आपके लिए कितनी अहमियत रखती है। दांतों की जस्ट खूबसूरती की बात नहीं करते, हम दांतों की हेल्थ के ऊपर भी बात करेंगे कि अगर आपके दांत हेल्दी नहीं होंगे तो कितना ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है आपकी डाइट में, मिनरल्स, वाइटामिन्स और बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर दांतों में चमक ना हो या दांत जो है वो स्टेनिंग वाले हो या पान गुटखा छाले खाने की वजह से कलर अजीब सा हो जाता है तो बहुत मसले हो जाते हैं और आप सोशली आप बड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। आज इसलिए मैंने प्रोग्राम में एक बहुत माहिर डॉक्टर को मदहू किया है जिनकी स्पेशलिटी डेंटिस्ट्री है। शी हैज़ डन BDS, MPH एंड माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है डिफरेंट क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स के अंदर। मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर आयशा एजाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फलक फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। अच्छा, आज मैंने जैसे अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात कही कि डेंटिस्ट्री और जैसे कॉस्मेटोलॉजी है उसकी अहमियत है और साथ साथ में सोशल आपकी जो लाइफ होती है उसके लिए भी आपके दांतों का खूबसूरत होना, या फिर चले खूबसूरत ना भी हैं बट आपकी क्लीन दांत होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जब आपसे बात कर रहे होते हैं तो आपके दांतों की तरफ उनकी जो है वो नज़र जा रही होती है और जब आपके दांत जैसे पान गुटखा छालिया खाने की वजह से अजीब से हो जाते हैं तो आप बड़ा डिसकम्फर्ट होते हैं एंड यू डोंट फील गुड। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसमें तो सबसे पहले आपका जो है, अगर आपकी स्माइल जो है, आपके दांत आपकी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी ओरल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर जो है वो इस तरह से होता है कि पेशेंट्स का या लोगों का कंसर्न ये होता है कि दांत वाइट हो। ठीक है, वाइट होना जो है वो आपकी मतलब कॉस्मेटिक्स के उसमें वाइट होना दांत जो है वो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके दांत जो है वो हेल्दी है या आपकी ओरल कैविटी हेल्दी है। इसमें आपकी ओरल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें अगर आप उस पर देखेंगे तो आप उसको कैटेगराइज करें कि बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है, बहुत सारे पेशेंट्स को ये कंप्लेन होती है कि हमारे दांत येलो हैं। ठीक है, उसके कुछ रीजंस हैं। अब वो येलो किसकी वजह से, आइदर कि उनकी कोई स्टेनिंग है, टी का इंटेक ज़्यादा है, कॉफ़ी इंटेक ज़्यादा है, या कोई भी ड्रिंक्स वगैरह हैं उसका इंटेक ज़्यादा है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो है वो आपकी ओरल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू के आपके दांत जो है वो वाइट देखें। और डेफिनेटली आपके दांत अच्छे होते हैं तो आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आपका जो है वो बूस्ट करता है उसमें। ऑब्वियस ही बात है। और डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो एडिक्टेड होते हैं पान छालिया गुटखे के और मतलब जो डिफरेंट तरह के एडिक्शन है, आई इवन डोंट नो द नेम्स। तो उनका मसला ये हो जाता है कि वो छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को, पर उनके दांत जो होते हैं ना वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके होते हैं। फिर मैंने देखा वो बात करते वक्त भी काफ़ी शर्माते हैं और काफ़ी उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी लेट डाउन हो जाता है। उसके लिए क्या कहेंगी कि मतलब जाहिर सी बात है कि एडिक्शन जो है वो भी एक प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे हम उन लोगों को काउंसिल कर सकते हैं? देखिए, जो अगर आप डेंटिस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं आज हम, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस प्रोफेशन में हम लोग काम कर रहे हैं ये एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रोफेशन है। इसमें जो है वो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मेन फोकस ये होता है कि जब कोई भी आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो उसको ये अवेयरनेस आपने उसकी क्रिएट करनी है कि अगर उसकी इस तरह की कोई भी हैबिट है, लाइक स्मोकिंग की हैबिट है, बीटल नट च्यूइंग की हैबिट है, पान छालिया गुटखा, इस तरह की कोई भी हैबिट है, तो उसको पहले फोकस ये होता है कि वो हैबिट वो क्विट करें। ठीक है, उसके बाद से जो है हम ये एडवाइस करते हैं
कि पेशेंट जो है वो आपका जो है वो रिकमेंडेड जो डेंटल चेकअप्स है वो ये है कि आफ्टर 1 ईयर और 6 मंथ्स अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन के आपके मुंह की कंडीशन किस तरीके से, तो स्केलिंग जो है वो रिकमेंडेड है एवरी आफ्टर 1 ईयर। तो ये है कि हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप एवरी आफ्टर 1 ईयर और 6 मंथ्स और डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन वो स्केलिंग हम रिकमेंड करते हैं, यानी कि जिसको दांतों की सफाई या दांतों की क्लीनिंग या स्केलिंग, उसके बाद हम पॉलिशिंग एंड फ्लोराइड एप्लीकेशन, वो फर्दर फिर उसके उसमें आ जाता है। ओके गुड। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके मतलब स्टमक का इशू नहीं होता, ज़्यादातर जो है गैस्ट्राइटिस के इशू की वजह से भी जो है बैड ब्रीथ या फिर इस तरह की कंडीशन होती है, बट सम टाइम लोगों को इंटरनल इशू नहीं होता, एक्सटर्नल इशू, उसकी क्या वजूहात है? देखिए, एक्सटर्नल इशू में तो अभी हमने बात करी, ये जो पान छालिया गुटखा इससे रिलेटेड है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करना, ठीक है। तो उसमें ये है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को ये नहीं पता होता कि हमने कितने टाइम ब्रश करना है, ब्रशिंग करने का तरीक़ाकार क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, ठीक है। हमने कौन सा टूथपेस्ट जो है हमारे दांतों के लिए सूटेबल है, ठीक है। आइदर हमने मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना है या सिंपल टूथपेस्ट आते हैं वो हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें जो है वो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है ये देखना कि आप जो भी टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं आइदर उस टूथपेस्ट की आपके दांतों को ज़रूरत है भी कि नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट्स जो है वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जो मेडिकेटेड कोई भी चीज़ होती है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो आपने ये ऐसा नहीं है कि आप वो जो है थ्रू आउट ईयर उसको यूज़ करें और विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आप कोई भी ऐसा टूथपेस्ट या कोई भी ऐसा माउथ वॉश, इनफैक्ट कोई भी ऐसी मेडिसिन आप यूज़ ना करें जो हम सेल्फ मेडिकेशन में लेते हैं। वो सब चीज़ें जो है वो आपने उसको कम करना है, अवेयर करना है लोगों को कि इस तरीके से यूज़ ना करें। यानी कि सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं कि टूथपेस्ट और इसके अलावा जो है वो अच्छा वाला जो है माउथ वॉश और ये सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये जो हमारे अक्सर औकात जो है वो एड्स चलते हैं सेंसिटिविटी के और बाकी और चीज़ों के भी, बस एक कॉलर को शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा लाउड बोलिएगा। जी ठीक है। ये मेरे दांत पीले हैं, कोई मैं चाय नहीं पीता हूँ, ना कुछ सिगरेट, ना कोई नशा, कुछ भी नहीं, वैसे बचपन से इस तरह है। इसका कोई हल? अच्छा, आपके दांतों में दर्द होता है? नहीं, दर्द भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये बचपन से इस तरह ही है। डॉक्टर साहब, आपको समझ आया क्या कह रहे हैं वो? आई गेस उनके दांतों की वो कह रहे हैं कोई एडिक्शन नहीं है, ऐसी कोई एडिक्शन नहीं है, बट उसके बावजूद भी उनके दांत येलो कमज़ोर हैं या येलो हैं, आई गेस हाँ कमज़ोर है, ठीक है। इसके लिए देखिए आपके पास स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, उसमें जो है वो क्लिनिकल असेसमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि आइदर आपकी दांत की जो येलोइशनेस है वो किस वजह से है, ठीक है। हो सकता है आपके दांतों में स्टेनिंग हो जो आप उसको एज ए येलो उसमें कंसिडर ना कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एज अ पैसेज ऑफ टाइम आपके दांतों का कलर नेचुरली चेंज होता है, ठीक है। आपका जो दांत बना होता है वो 3 स्ट्रक्चर्स पे बना होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो इनेमल आता है, ठीक है। सेकेंड लेयर उसकी डेंटिन होती है और उसकी जो थर्ड पार्ट होता है वो पल्प होता है, जिसको हम दांतों में आम जबान में हम उसको कहते हैं कि दांतों की नसें हैं या उसको नर्व्स जो हैं वो अंदर हैं, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ जो आपकी आउटर लेयर होती है यानी कि जिसको इनेमल बोला जाता है वो कम होती जाती है, ठीक है। वो कम होती जाती है, उसके बाद से जो डेंटिन होता है वो स्लाइटली येलोइश, उसमें येलोइश कलर होता है, ठीक है। तो जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप जो है वो अपनी कोई क्लिनिकल पिक्चर, सो दैट ये कि ये असेसमेंट की जा सके, क्लिनिकल असेसमेंट की जा सके कि आइदर जो आपके दांतों में पीलापन है वो चीज़। इसमें दूसरी चीज़ एक तो ये है कि आइदर आप डायबिटिक तो नहीं है, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी इस चीज़ का बहुत इशू आता है, गम डिजीज़ का बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो इसमें ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ हम टेस्ट एडवाइस करते हैं जस्ट टू रूल आउट के जो है वो पेशेंट को किसकी वजह से दांतों की कमज़ोरी हो रही है। कुछ जैसे कि कुछ वाइटामिन हैं उसकी वजह से है, आइदर वो प्रॉपर जो है वो ब्रशिंग कर रहे हैं या नहीं, या उनकी ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं है, उनका एज फैक्टर जो है वो, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो आपके पास जो भी नंबर आ रहा है उसके ऊपर जो है आप अपनी क्लिनिकल पिक्चर सेंड करके जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है ना बिल्कुल, जैसे कि स्क्रीन पर नंबर मौजूद है या व्हाट्सएप का भी नंबर है, अगर आप चाहते
चाहते हैं कि आप अपनी एक पिक्चर बना के डॉक्टर साहबा को सेंड कर दें तो वो आपको पूरा डिटेल में बता देंगी कि किस तरीके से जो है आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं, इनके पास जाके क्लीनिंग करवानी है या फिर मज़ीद और क्या जो है वो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। यही ज़्यादा इशू आता है डॉक्टर साहबा कि सेंसिटिविटी जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा फील होती है, यानी ठंडा गर्म लगना, और इसके अलावा जब वो बहुत कम उम्र से ही बच्चों में भी जो है ये इश्यूज़ जो है शुरू हो जाते हैं, जबकि बच्चों के अंदर नहीं होने चाहिए। बहुत छोटी सी उम्र में भी छोटे बच्चों के दांतों पे कीड़ा लग जाना और इसके अलावा भी बहुत से मसले मसाइल यंग एज से हो जाते हैं। फिर डिफरेंट तरह के कॉस्मेटोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट है या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिनके हम एड्स भी देख रहे होते हैं, तो वो कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं? क्या मतलब वो वाकई वर्कआउट कर रही होती है या फिर मेडिकेटेड चीज़ें ही वर्कआउट कर रही होती हैं? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपका डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है, उसका डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो जो भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली जो डेंटिस्ट्री है, डेंटिस्ट्री इज़ नॉट एक्सपेंसिव, निगलेक्ट इज, बिल्कुल, जो बिल्कुल। भी आप निगलेक्ट आप कर रहे होते हैं, ठीक होता है, तो वो चीज़ जो है। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, मैं शमीम बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। ओके, फाइन जी, क्या सवाल ये करना ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा, आप जब टीथ ब्रश करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है हर किस्म के टूथपेस्ट से या फिर कोई स्पेसिफिक जो है उसकी वजह से? जी, आम ये जो टूथपेस्ट है मेडिकेन। अच्छा, ओके। तो इसके लिए कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए? ओके, और कोई सवाल आपका? नहीं, बस शुक्रिया। ओके, फाइन, थैंक यू सो मच। अच्छा, शी इज आस्किंग अबाउट दैट के व्हेन शी यूज द टूथपेस्ट तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जी, इसका थोड़ा इसमें लिंक है जो आप या नमक का या जी डेफिनेटली। अगर आपके टूथपेस्ट के अंदर जो है, जैसे इन्होंने बताया, ये मेडिकेम वगैरह यूज़ करती हैं या कोई भी ऐसा मेडिकेटेड टूथपेस्ट जिसमें सॉल्ट का इंटेक हो, ठीक है, जिसमें सॉल्ट एडेड हो उसमें, ठीक है। जो नॉर्मल पेस्ट होते हैं उसमें एक जो आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है वो उसमें क्वांटिटी मौजूद होती है। तो अगर मेडिकेटेड जो आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ करना है। आप अपना बीपी जो है वो पहले चेक करें, ठीक है। अगर आपका बीपी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसके लिए आप पहले तो मेडिकल स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, आप अपना बीपी नॉर्मलाइज करें, ठीक है। इस तरह से इसी के अंदर जो है, आप जैसे टूथपेस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें सॉल्ट एडेड है तो वो डेफिनेटली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके वो आपका बीपी जो है वो उसकी वजह से हाई हो सकता है। एंड इसके अंदर एक और ऐड करना चाहूँगी कि आपकी डाइट जो है, आइदर आपने अपनी डाइट भी देखनी है कि उसमें सॉल्ट का इंटेक कितना है। ओके, फाइन, ठीक है डॉक्टर साहबा, एक ब्रेक की जान चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं डेंटल इश्यूज़ की, एंड इसके अलावा जो है वो आपकी पर्सनालिटी पर, आपके दांतों की कितनी ज़्यादा अहमियत है और कितना इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर भी बात कर रहे थे। कॉलर को भी शामिल करूंगी मैं, अस्मा चौधरी हमारे साथ है। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो कौन? जी, वालेकुम सलाम। जी अस्मा, क्या बात करना चाहेंगी? ये ना मेरे दाढ़ में तकलीफ हो रही है, तकरीबन 3-4 दिन से तकलीफ हो रही है, और ना टैबलेट्स वगैरह मैंने खाई है लेकिन कुछ थोड़ी देर फर्क पड़ता है, फिर वापस दर्द शुरू हो जाता है। टेम्परेरी तौर पर आपको रिलीफ होता है एंड देन आपको फिर से जो है स्टार्ट हो जाता है दांत। ओके, उम्र क्या आपकी? मेरी उम्र है 24 साल। अब मैं ज्यादा टैबलेट्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी 2 मंथ्स की बेबी है, उसमें फीड करवाती हूँ। ठीक है। अच्छा, पूरे दांतों में दर्द होता है या कोई स्पेसिफिक एरिया में दर्द होता है? नहीं, सिर्फ मेरे दाढ़ में है, उसमें तकलीफ होती है, और आसपास जो मसूर है उनमें भी तकलीफ हो रही है। वो तो फुले हुए थे, अब तो खैर बेहतर है, अब तो कम हो गया, लेकिन अब दाढ़ में तकलीफ हो रही है मुझे। ओके, अच्छा डॉक्टर साहबा, कोई सवाल करना चाहेंगे? अच्छा, आपको कहीं किसी दांत में कोई कैविटी या कोई होल या इस तरह की कोई चीज फील होती है क्या? कोई कीड़ा या कोई ज्यादा डेप्थ में कोई आपके कहीं पे खाना जो कीड़ा तो लगा हुआ है, और जिस दांत में आप बता रही हैं उसमें आपको कैविटी वगैरह आपको फील होती है कि वहाँ आपकी फूड इम्पैक्ट, यानी कि आपके जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो जाके वहाँ पे एंगेज होते हैं? हाँ, वहाँ पे लगते हैं और बहुत दर्द तकलीफ होती है, कुछ खाया भी नहीं जा रहा 3 दिन से।
ओके फाइन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहिबा। देखिए, इसमें इन्होंने जैसे बताया कि इनको दांत के अंदर जो है वो कैविटी जो है वो फील होती है। तो उसमें ये है कि आपने एक तो इसके लिए हम एक एक्सरे एडवाइस करते हैं, पेरी एपिकल एक्सरेज होते हैं, ठीक है। उससे ये रूल आउट किया जाता है कि जो आपकी कैविटी है वो आपकी आइदर जो दांतों के अंदर, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि दांतों के अंदर जो है वो नर्व्स होती हैं, अगर तो वो कैविटी आपकी नर्व्स तक यानी कि आपकी नसों तक पहुंच गई है तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो है आपकी नर्व्स जो है इन्फेक्टेड हो, ठीक है। इसके लिए जो है हम आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, बट अगर आप कराची बेस्ड हैं तो हमारे जो एड्रेस भी आ रहा होगा उस पर भी आप विजिट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप कराची से बाहर हैं तो उसमें ये है कि आप पहले तो अपना एक एक्सरे करवाइए। एक्सरे में ये रूल आउट होगा, हो सकता है उस दांत को जो है वो सेव किया जा सकता हो, क्योंकि डेंटिस्ट्री जो है अब जो है उसकी कंजर्वेटिव अप्रोच है, यानी कि रेस्टोरेटिव अप्रोच है। अब दांत जो है वो आपका एक्सट्रैक्ट नहीं करते यानी निकालते नहीं है। अगर आपके दांत में एक छोटा सा भी पीस है और आपकी रूट अच्छी है तो उसको भी जो है वो बिल्ड करके उसका रूट कैनाल करके फिलिंग करके और उसके ऊपर कैपिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर इससे रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स भी जो है वो शेयर कर सकती हैं अपने दांत की, जिस दांत में आपको स्पेसिफिकली पेन है। दूसरी चीज़ आपने ये बताई कि आप फीड भी कराती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो आप ये है कि आप एंटीबायोटिक है वो भी आपको जो है वो प्रिस्क्राइब कर देंगे, जो आपके लिए सेफ होगी और बेबी के लिए सेफ होगी, ठीक है। बट ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप उसको जब आप फ्री हो तो आप इसको जो है कोशिश करेंगे इसको ट्रीट करवाएं। जी ओके फाइन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो बेचारी फीड करवा रही होती हैं या प्रेगनेंसी वाली उनकी सिचुएशन होती है, तो उनको जब कभी दांत का मसला होता है तो वो बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बड़ा जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अब वो कैसे इसको जो है वो मैनेज करें। कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी डॉक्टर साहब, मैंने अभी ये मेरे दांत में ना कीड़ा लग गया था, ठीक है। तो मैंने इसके जैसे ना वो निकलवाया है कीड़ा, तो ना उसमें दांत में वो अंदर से हड्डी भी उन्होंने काटी है डॉक्टर साहब ने। तो अब ना दूसरी जो 2-3 दांत थे, जैसे मेरे जुड़वा दांत भी थे ऊपर से, तो उसमें ना मैं फिर अब वो हड्डी जगह से और नमूदार सी हो गई है, वो जगह लाल भी हो रही है। ठीक है ओके फाइन। एक्चुअली आपका जो मसला है वो काफ़ी डिटेल मसला है और ये हम अभी तो टेम्परेरी तौर पे आपको आंसर कर देंगे, बट आपको अपनी पिक्चर्स जो है ना वो सेंड करनी होंगी डॉक्टर आयशा को। वो इस तरीके से देख के आपको बता सकती हैं कि क्या मसला हुआ है। डॉक्टर साहबा कोई सवाल आप करना चाहती हैं उनसे? आपने इन्होंने दांत निकलवाया है, एक्सट्रैक्शन करवाइए। जी एक्सट्रैक्शन करवाइए जी। दांत निकलवाए, ठीक है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, दांत निकलवाते हैं, तो उसके अंदर जो है इट डिपेंड्स कि जो एक्सट्रैक्शन थी वो नॉर्मल एक्सट्रैक्शन थी या आइदर थोड़ी ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन थी। जाहिर बात है जो आपका दांत है वो एक बोन के अंदर यानी कि उसके ऊपर गम्स कवर है, ठीक है, उसके अंदर होता है। तो जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो समटाइम्स आपकी बोन एक्सपोज हो जाती है, उसके कुछ शार्प एजेस होते हैं, जैसे ये बता रही हैं कि मेरी हड्डी निकल आई थी, ठीक है, तो वो समटाइम्स पेनफुल होती है। तो उसके लिए जो है वो किसी भी या तो आप पिक्चर सेंड करें, उसके लिए प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसकी बोन फाइलिंग कर देते हैं। अगर तो इनका यही प्रॉब्लम है तो उसकी बोन फाइलिंग कर देते हैं और कुछ टाइम बाद वो जगह हील हो जाती है और वो जो उनको शार्पनेस और वो चुभन जो महसूस हो रही है वो होपफुली इस प्रोसीजर से जो है वो ठीक की जा सकती है। एक और कॉलर भी हमारे साथ शामिल है, साइमा। अस्सलाम वालेकुम। मैं साइमा हाशिम बात कर रही हूँ। जी साइमा, क्या सवाल है आपका? जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो मेरे दांत हैं वो काफ़ी आगे पीछे हैं और मैं चाह रही थी कि ये बहुत मतलब स्मूथ हो जाए, क्योंकि उसमें खाना भी बहुत ज़्यादा फंसता है और प्लस जो है लुक भी अच्छा नहीं है। सही है। और इसके अलावा तो उनकी मैं अलाइनमेंट के हवाले से बात करना चाह रही थी। डॉक्टर साहब कोई सवाल आपका? ठीक है, अच्छा आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स में किसी की अलाइनमेंट का इशू रहा है? आप जी हमारी फैमिली में इशू है कि दांत थोड़े से आगे पीछे हैं सबके, तो इसलिए जो है वो बीगा लेडी इतना अच्छा नहीं लगता कि दांत आगे पीछे हो गए, वो भी बिल्कुल अलाइन होंगे तो वो ज़्यादा एस्थेटिक लुक देंगे। अच्छा देखिए, मेल अलाइनमेंट का जो मेन रीज़न होता है वो इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। आपकी इनहेरिटेड अगर आपके पेरेंट्स में मेल अलाइन टीथ है, यानी कि जिनको दांतों का टेढ़ा होना बोलते हैं, आगे पीछे होना बोलते हैं, या जिसको आप क्राउडिंग बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए बेसिकली जो है वो ये असेस किया जाता है पेशेंट को कि आइदर अलाइनमेंट किस लेवल के ऊपर है।
इसके लिए जो है हम जो एडवाइस करते हैं वो ब्रेसेस करते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा वो लोगों के मुंह में तार लगी हुई होती है, उसको हम ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी असेसमेंट की जाती है, कुछ एक्सरेज करवाए जाते हैं, उसका लेवल चेक किया जाता है कि आइदर जो अलाइनमेंट है वो किस लेवल के ऊपर मतलब इसको ठीक करना है। तो इसके लिए जो है वो आप अपनी पिक्चर्स जो है वो शेयर करें, ठीक है। उसमें ये है कि अगर आप क्लिनिक पे आ सकते हैं या जो भी आपको एड्रेस उस पर आ रहा है तो उसके ऊपर जो है आप अपनी पिक्चर्स भी सेंड करें, और अगर आप कराची बेस्ड हैं तो आप विजिट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि ब्रेसेस जो है वो आपको करवाने होंगे। ओके, ब्रेसेस जो हैं वो सेव होते हैं? बहुत सारे लोग इससे डर रहे होते हैं ना एक्चुअली। देखिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें किसी पेशेंट को 1 ईयर लगता है, किसी को 1.5, किसी को 2 ईयर्स, ठीक है। तो वो थोड़ा सा पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपकी थोड़ी ब्रशिंग करना आपके लिए डिफिकल्ट होता है, वो आपके मुंह में ब्रैकेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो जो भी कोई इस तरह का पेशेंट होता है तो हम उसको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि आपने ब्रशिंग कैसे करनी है, ठीक है। वो सब चीज़ें जो है ड्यूरिंग विजिट्स जो है वो पेशेंट को गाइड की जाती हैं। ओके फाइन। और मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते ना? ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। उसके बाद ये होता है कि अक्सर पेशेंट्स को ये भी शिकायत होती है कि जो उनकी अलाइनमेंट उन्होंने ठीक करवाई थी वो रिलैप्स कर गई। ओके, एक कॉलर शामिल है हमारे साथ सफ्तर पंजाब से। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल करना चाहेंगे आप? ये मेरे दांत पीले और सेंसिटिविटी भी होती है, ठंडा गर्म भी महसूस होता है, ये बचपन ही से इस तरह ही है, और ट्यूब भी लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ, हार कंपनी वाले यूज के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ओके। कोई सवाल डॉक्टर साहब आपका? अच्छा, आपको अपने मुंह के अंदर कोई ऐसा फील तो नहीं होता कि आपके मुंह में कुछ जमा हुआ है, कोई डिपॉजिट्स हैं जिसको टाटर बोलते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपके मुंह का हिस्सा ना हो, आपको ऐसा फील होता है? नहीं, बाकी दांत थोड़े से काले और इस तरह पीले भी हैं, तो नीचे वाले थोड़े से काले जैसे बैंक को इस तरह। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहबा। देखिए इसमें जैसे ये बता रहे हैं कि इनको सेंसिटिविटी का इशू है। देखिए सेंसिटिविटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे मैंने आपको दांतों की लेयर्स के बारे में बताया, तो जो दांतों में रूट्स होती हैं वो एनामल से कवर नहीं होती हैं। अगर आपके मुंह में गम रिसेशन है, जिसको मसूड़ों का नीचे बैठ जाना बोलते हैं, ठीक है, अगर वो रिसेशन है और आपकी रूट्स एक्सपोज हो रही हैं, ठीक है, या आपके मुंह में मल्टीपल कैविटीज़ हैं जिसकी वजह से आपकी नर्व एक्सपोज हो रही है, तो उसके अंदर आपको सेंसिटिविटी का इशू आता है। और एज के साथ साथ जो है आपके गम्स भी, वही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो गम रिसेशन जो है वो काफ़ी नॉर्मल लोगों से काफ़ी हद तक ज़्यादा उसका होता है, ठीक है। तो उसमें ये कि सेंसिटिविटी का अगर इशू आ रहा है तो ये रूल आउट करना होगा कि आइदर जो है इनकी गम रिसेशन है या कोई मल्टीपल कैविटीज़ तो नहीं है। जैसे ये बता रहे हैं कि येलो भी हैं, थोड़े से ब्लैक स्टेन्स भी हैं, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इनका कोई कॉफ़ी, टी या स्मोकिंग या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ तो ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एवरी आफ्टर 1 ईयर स्केलिंग जिन दांतों की सफाई रिकमेंडेड है। ओके फाइन, ठीक है। ये चीज़ फ़ायदा हमारे साथ शामिल है कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे डॉक्टर साहिबा से पूछना था कि मेरे हस्बैंड का इशू है। उनके काफ़ी अर्सा पहले, काफ़ी बचपन में उनके दांत कुछ एक्सीडेंट हुआ था, उसमें थोड़े से आगे से टूट गए थे। तो अब उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट भी उन्होंने लिया, जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या किया था, लेकिन अब वो डिस्कलर हैं, जबकि वो कोई उनकी एडिक्शन नहीं है, कोई स्मोकिंग, पान, गुटखा, छालिया कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो डिस्कलर है। वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओके फाइन। डॉक्टर साहबा कोई सवाल करना चाह रही हैं? नहीं, ये देखिए, इनका जब आपका कोई भी ट्रॉमेटिक, कोई भी आपके कोई इंजरी हुई है, आप कोई एक्सीडेंट हुआ है या आप कहीं पे मतलब कोई भी आपका ऐसा इशू आया है, तो उसमें होता ये जो आप डिस्कलरेशन का बता रही हैं, इनकी जो इन्होंने हिस्ट्री बताई है उससे ये लगता है कि जब आपका दांत हिट होता है तो आपके दांत में जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो नर्व्स होती हैं वो बेसिकली डैमेज होती हैं। जब वो डैमेज होती हैं तो उसके अंदर जो दांत की जो न्यूट्रिशन है, हर दांत को नर्व के थ्रू न्यूट्रिशन मिल रही होती है और उसका कलर जो मेंटेन हो रहा होता है वो उस नर्व के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। अगर वो नर्व डेड हो जाती है तो डेफिनेटली दांतों को जो उसकी न्यूट्रिशन मिल रही है वो बंद हो जाती है, उसमें डिस्कलरेशन आ जाती है, वो स्लाइटली ग्रेइश कलर के या स्लाइटली ब्राउनिश कलर के। एक्सटर्नल कोई स्टेनिंग नहीं होती, बट इंटरनली जो है वो दांत का, उसके लिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि एक तो आप
जो है वो पिक्चर्स शेयर कर दें थोड़ी सी, जिसमें हम ये रूल आउट कर सकें कि जो डिस्कलरेशन है वो आइदर जो इसी की वजह से है। उसमें ये है कि हम रूट कैनाल करके और फिर उसके बाद से उसकी फिलिंग करके और उसको कैपिंग कर देते हैं। जो आपके दांतों, जो आपकी एस्थेटिक्स और जो आपको डिस्कलरेशन का इशू है वो सब उस चीज़ को कवर कर लेता है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि डिस्कलरेशन को और कैपिंग कर, मैं भी यही एडवाइस करने वाली थी कि कैपिंग करवा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है या बिल्कुल सामने है। सो हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं डेंटल इश्यूज़ की एंड साथ में ये भी बात कर रहे हैं कि आपके दांत जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी पर कितना इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। और वाकई ये सच है कि जब आप हंसते हैं, स्माइल करते हैं तो आपके दांत सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं और आपकी जो स्माइल होती है वो लोगों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव भी होती है। सो दांतों का जो है वो सेहतमंद, खूबसूरत और चमकदार होना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ख्याल नहीं, मेरी यकीन ऐसे ही है ना डॉक्टर आयशा, क्या कहेंगी आप कि चमकदार होना लोगों को आपकी जो स्माइल होती है बड़ा अट्रैक्ट कर रही होती है। अच्छा, एक कॉलर को हम शामिल करते हैं। हमारे साथ लाहौर से एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने डॉक्टर आयशा से बात करनी है कि जी सवाल करिएगा। मैं खेलते वक्त ना गिर गया था तो मेरे सामने का एक टूथ ना टूट गया था, तो मुझे काइंडली ये बताएं कि इसको कैसे रिप्लेस करना, उसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, कब ये आपके साथ ये इंजरी कब हुई है? जी कितना अरसा पहले ये इंजरी हुई है आपकी? ये मुझे 1 महीने पहले हुई है। सॉरी, 1 मंथ। 1 मंथ, ओके फाइन, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, इसमें ये कि जैसे अभी प्रीवियस कॉल भी इसी से रिलेटेड थी, तो इसमें यही है कि आपको एक तो ये है कि हमें एक एक्सरे जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, सो दैट हम देख सकें कि दांत में अगर आपके इन्फेक्शन वगैरह है उसको रूल आउट करें। सेकेंडली ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अंदर जो है हम लोकल एरिया को जो है वो एनेस्थीसिया दे के उसको क्लीनिंग कर देते हैं, यानी कि जो आपके दांत का जो डेड पार्ट होता है, जो नर्व बोलते हैं, इसको पल्प बोलते हैं, उसको जो है वो रिमूव कर देते हैं, जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो बोला जाता है। इसके लिए आपको नॉर्मल सिंगल विजिट रूट कैनाल्स भी होते हैं और 2-3 विजिट रूट कैनाल्स भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी दांत की क्या कंडीशन है। उसके बाद से जैसे अगर आपको कोई पेन नहीं है, कोई ऐसा डिस्कलरेशन नहीं है, दांत के अंदर कोई डिस्कलरेशन नहीं है, तो उसके अंदर कुछ ऐसी कॉस्मेटिक फिलिंग्स आती हैं, लेज़र फिलिंग जिसको आम जबान में बोलते हैं, ठीक है, वो कर देते हैं, सो दैट ये कि उसमें इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने उस दांत को रूट कैनाल ही करवाना है। ये सारी असेसमेंट और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद, एक्सरेज के बाद जो है रूल आउट किया जाता है कि आइदर आपको रूट कैनाल की ज़रूरत है या डायरेक्ट आप फिलिंग से इसको जो है वो कवर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे उसमें कि डेंटिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा कॉस्ट का इशू आ जाता है अक्सर पेशेंट को, कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आपकी डेंटिस्ट पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपका एक डेफिनेटली एक डायग्नोसिस, एक ट्रीटमेंट प्लान होता है, बट अगर उसमें पेशेंट की कन्वीनियंस है, अगर उसको कोई पेन नहीं है या कोई ऐसा इशू नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए जो कॉस्मेटिक फिलिंग्स भी जो है उसका भी बहुत अच्छा जो है उसके ऊपर, दांत के ऊपर आपकी एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है। ओके ओके। अच्छा, मुझे आप ज़रा ये बताएं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये दांतों के ऊपर इम्पैक्ट करती है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो ऑब्वियस सी बात है कि करती है, बिकॉज दांत भी आपका जो है बोन है ना, वो भी लोगों को ये बात भी नहीं मालूम कि दांत जो है वो आपकी कैल्शियम से ही बने हुए होते हैं। सो इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो उसमें क्या आपका जो है वो इम्पैक्ट होता है? देखिए, ये इसका लिंक जो है वो डेफिनेटली जो आपके दांतों से है कैल्शियम का, लेकिन आपके दांतों में जो है कैविटीज़ जो लगती हैं, यानी कि जो कीड़ा वगैरह लगता है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से लगा है, ठीक है। अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल आउट तो करना होगा कि आइदर आपके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है भी कि नहीं है, ठीक है। अक्सर ये मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है कि उनके दांतों में, पेशेंट के दांतों में कैविटी हुई हुई होती है और वो ये मतलब वो ये आके बताते हैं कि हमारे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, बट उनको रिपोर्ट्स या उनकी कोई ऐसी लैब्स नहीं हुई होती जिसमें पता चल सके कि आइदर ये कैल्शियम डेफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। तो जो
कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है उसमें जो आपका सही दांत भी होता है, यानी कि उसमें कोई कैविटी नहीं है, वो भुरभुरा होने शुरू हो जाता है, यानी कि उसके एजेस टूटने शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट कैविटी होने से इसका कोई लिंक नहीं है। डेफिनेटली जब आपका दांत कमज़ोर होगा, उसमें उसके साथ प्लस जो है उसमें कैविटी भी हो गई है, तो वो जो है उसका डायरेक्ट लिंक उसके साथ नहीं है कि अच्छा, कैल्शियम, हाँ उसका नहीं है, हाँ, लेकिन उसमें भुरभुरापन आपके दांतों में आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है इंटरलिंक्ड है डायरेक्टली। अच्छा, इंटरलिंक्ड होता है डायरेक्टली। ओके, अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसके अलावा जो है वो बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मतलब हमसे चबाया सही से नहीं जाता है, अगर हम जैसे कोई भी डाइट ले रहे होते हैं, मीट खा रहे होते हैं, तो भी इशू होता है उनको। तो उसके लिए भी हम डिटेल में बात करेंगे, पर एक कॉलर को शामिल करते हैं। गुलनाज हमारे साथ कॉलर मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये ना कि बच्चे के बारे में बात करना है। जी, सवाल करिएगा। 17 साल बच्चे की उम्र है, उसकी दांत में ना ऊपर वाले दांत में गैप आ गया अच्छा खासा। ठीक है, एज क्या है? थोड़े से गैप आया बच्चे को, बहुत छोटी उम्र है। हेलो, आई गेस कॉल ड्रॉप हो गई है। जी, वो गैप के बारे में बात करिए। 70 ईयर्स एज बता के, ठीक है। इसमें बेसिकली ये जो गैप की बात कर रही हैं, इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि आइदर कोई एक्सट्रैक्शन वगैरह तो नहीं करवाई है। एक्सट्रैक्शन का लिंक इस चीज़ से इस तरह से है कि अगर आप कोई भी दांत अपना एक्सट्रैक्ट करवाते हैं या आपका दांत नेचुरली जो है वो शेड ऑफ हो जाता है, यानी कि गिर जाता है टूट के, तो दांत जो है वो एक स्टैटिक चीज़ नहीं है। आप कोई भी एक्सट्रैक्शन करवाते हैं या आपका नेचुरली दांत जो है वो शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर होता ये है कि हम कहते हैं कि आप फौरन रिप्लेसमेंट करवा लें, ठीक है। कॉल ड्रॉप हो गई, उनसे ये चीज़ इसमें हिस्ट्री में जो है ये पूछना ज़रूरी है कि इन्होंने कोई एक्सट्रैक्शन तो नहीं करवाई है या इनका कोई दांत नेचुरली तो शेड ऑफ नहीं हुआ है, क्योंकि दांत जो है वो स्लाइटली मूव करते हैं, ठीक है। जैसे उनको स्पेस मिलती है तो हर दांत अपनी जगह से मूव करना शुरू करता है और उस स्पेस को क्लोज करना शुरू करता है। इसलिए हम अक्सर पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आफ्टर एक्सट्रैक्शन जो है विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स वो रिप्लेसमेंट करवा लें। रिप्लेसमेंट से मुराद ये है कि वहाँ पे कोई नया दांत लगवा लें, जिसके डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वो करवा लें। अगर कुछ पेशेंट जैसे दांत निकलवाने के बाद वहाँ कोई रिप्लेसमेंट नहीं कराते, तो हर दांत स्लाइटली मूव करता है और उसकी वजह से डिफरेंट दांतों में, आपके फ्रंट के दांतों में, आपके पीछे के साइड के जो दांत होते हैं उसमें सब में जो है वो वीकनेस हो जाती है, गैप आ जाता है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर शामिल है, महमूद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वो मेरा एक दांत हिल रहा है कई दिनों से, ना गिरता है ना फिट होता है, तो कभी कभी हल्का सा दर्द हो जाता है, तो मैं चाह रहा था कि उसको निकलवा लूं, तो वो निकलवाने लेकिन डरता हूं कि वो खून निकलेगा, ये होगा, तो जरा कुछ बता दीजिएगा कि वो निकलवा लूं और तो या क्या करवाऊं उसका। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत या आप शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है आप? नो ब्लड प्रेशर, नो नथिंग। ठीक है, और आप कोई ब्लड थिनर तो यूज नहीं कर रहे हैं, जो खून पतला करने की कोई दवाई? हाँ, वो तो कर रहा हूँ मैं। आप, अच्छा ठीक है। दिल के भी मरीज होंगे फिर जब वो खून पतला करने की दवा। कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है आपको? थोड़ा सा वो, लेकिन अब वो काफी मतलब आराम हो चुका है। अच्छा, ये कार्डियक लेकिन इशू दवाई यूज करता हूँ मैं, वो पीली सी छोटी छोटी गोलियां सी होती हैं। दिल का कोई मसला है आपको? नहीं, दिल का कोई मसला नहीं है, वो एंजाइना का एक दफा हुआ था आज से 7-8 साल पहले, तो वो मतलब काफी आराम, यानी प्रीवियस हिस्ट्री, कार्डिक हिस्ट्री रही है इनकी। फाइन, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। और मजीद अगर आप कोई और भी बात करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, पर अभी हम इनको टेम्परेरी आंसर कर देते हैं कि व्हाट दे नीड टू डू, क्या देखिए, उन्होंने जैसे बताया कि एक ब्लड थिनर भी जो है वो यूज ले रहे हैं, तो जो भी पेशेंट्स जो हैं वो ब्लड थिनर्स पे होते हैं, जिसको खून पतला करने की दवाइयाँ बोलते हैं, उनका फिर जो है वो ब्लीडिंग इशू होता है, ठीक है। तो आपकी जो दांत में मोबिलिटी है, जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा हिल रहा है वो, ठीक है, तो वो जो है फिक्स हो सकता है। नहीं, वो रूल आउट करना पड़ेगा कि अगर आपकी ग्रेड 1 मोबिलिटी है, आपकी ग्रेड 2 मोबिलिटी है, ग्रेड 3 मोबिलिटी है, ठीक है। अगर तो आपकी ग्रेड 1 मोबिलिटी है और आपकी थोड़ी बहुत स्केलिंग करके जो है उसकी आपकी गम्स की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है, ठीक है। बट स्टिल अगर वो आपको इरिटेट कर रहा है या आपको लगता है कि ज़्यादा मोबाइल है, ठीक है, ये असेसमेंट जो है वो एक डेंटिस्ट ही आपका कर सकता है कि आइदर मोबिलिटी किस
किस तरह की मोबिलिटी है। तो अगर आप किसी भी डेंटल, अगर आप कराची बेस्ड हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, और अगर आप कराची से बाहर हैं तो किसी भी प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जाके अपनी हिस्ट्री ज़रूर बताइएगा कि आप ब्लड थिनर के ऊपर हैं, क्योंकि अगर आप एक्सट्रैक्ट करवाते हैं दांत को तो उसके अंदर फिर डेफिनेटली आपको 24 to 48 आवर्स के लिए जो भी आप ब्लड थिनर यूज़ कर रहे हैं वो आपको बंद करनी होगी। इस चीज़ का आपको अपने जहन में रखना है। ओके और मेरे ख्याल से इनको प्रोफिलैक्सिस के तौर पर भी कुछ मेडिकेशंस देनी पड़ेंगी कि अगर ब्लड थिनर के लिए हमें एंटीकोगुलेशन वाली ड्रग्स एंड दीस ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। वो ऑब्वियसली बात है, एक समझदार और अच्छे डेंटल सर्जन के पास अगर जाते हैं या डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो ही फिर उनका जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बच सकते हैं। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, सना। अस्सलाम वालेकुम। जी, सवाल क्या करना चाहेंगे आप? जी, मैं डॉक्टर आयशा से ये पूछना चाहूंगी कि हमें बच्चों की ब्रशिंग किस एज पे स्टार्ट कर देनी चाहिए? ब्रशिंग किस एज से स्टार्ट करनी चाहिए? ओके जी, और सेकेंडली कि जब हम चूज करते हैं बच्चों का टूथब्रश, हम मार्केट में जाते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, तो उसमें हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ओके फाइन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, ये वही बात मैंने आपसे शुरू में भी पूछी थी कि क्या ब्रांड्स के हवाले से जो है बहुत सारे एड्स भी चल रहे होते हैं और बहुत सारे जो है इस चीज़ में मेरे दिमाग में भी सवालात आ रहे होते हैं कि वाकई। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा कि किस टाइम से जो है ब्रशिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो आपका जो ब्रशिंग का जो स्टार्ट जो आप करते हैं, ठीक है, वो आफ्टर द इरप्शन ऑफ योर फर्स्ट टूथ, यानी कि बच्चे जब पैदा होता है और 6 से 7 महीने में जो एक नॉर्मल टाइम है दांत के इरप्ट होने का, यानी कि दांत के निकलने का, उस टाइम से जो है आपने ब्रशिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे के मुंह में सारे दांत आ जाएं उसके बाद से आप ब्रशिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन होती है कि वो उस एक दांत को कैसे साफ़ किया जाए, उसका मैं आपको थोड़ा तरीक़ाकार बता देती हूँ, ठीक है। उसके अंदर जो है आपने गॉस पीसेस आते हैं, स्टेराइल गॉस पीसेस आप ले सकते हैं, उससे आप साफ़ कर सकते हैं। यानी कि बच्चा अगर फीड कर रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वो सॉफ्ट डाइट जो भी जो है वो ले रहा है, ठीक है, उसमें आप गॉस पीस से साफ़ कर सकते हैं। अब जो है वो हमारे फिंगर टूथ ब्रशेज़ आते हैं, ठीक है, वो स्पेशली डिज़ाइन होते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, उस ब्रश से आप साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप प्लेन वाटर, यानी कि अगर बच्चा फीडर वगैरह जो है वो बॉटल फीड पे है तो उसमें आप प्लेन वाटर जो है वो बच्चे को डाल के दें, सो दैट ये है कि उसकी प्रॉपर माउथ की जो है वो क्लीनिंग जो है वो हो सके। ओह दैट्स गुड। ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वाकई, और बहुत सारी ख़वातीन को ये बात नहीं पता होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी क्लीनिंग ज़रूरी होती है। वो समझते हैं दांत नहीं है तो फिर इनका क्या ब्रश करना और इनका क्या क्लीन करना, ऑब्वियसली बात है ये इम्पॉर्टेंट होता है। और डॉक्टर आयशा, यही मैं आपसे सवाल करूँगी कि जिस तरीके से आपने आज सबको, हमारे वीवर्स को बताया, बहुत सारे वीवर्स हमारे साथ मौजूद भी थे कॉल्स के ज़रिए और डिफरेंट लोग देख भी रहे थे, तो काफ़ी लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। आप इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ? अच्छा, देखिए, इसमें सबसे कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो मैं कोशिश करूंगी कि वो क्लियर करूं, ठीक है। एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि पेशेंट्स को आफ्टर स्केलिंग या क्लीनिंग जो है वो सेंसिटिविटी का इशू आता है, जो वो लिंक करते हैं कि हमने स्केलिंग करवाई और उसके बाद से जो है हमें सेंसिटिविटी का इशू हो गया या हमारे दांत कमज़ोर हो गए। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। जो आपके दांत कमज़ोर होते हैं वो डिपॉजिट की वजह से कमज़ोर होते हैं, यानी कि जो आपके मुँह में प्लाक है, कैलकुलस है, टार्टर है, ठीक है, ये सब डिपॉजिट होता है, ये आपके मसूड़ों को जो है वो नीचे की तरफ लेके जाता है, यानी कि उनकी रिसेशन करवा रहा होता है। उस डिपॉजिट की वजह से आपके जो है वो सारा जो है ऑलरेडी आपके दांतों में मोबिलिटी का जो है वो इशू आ जाता है, जिसको आप पेशेंट्स अक्सर बाद में समझते हैं कि स्केलिंग की वजह से, ठीक है। इसमें जितने लोग भी देख रहे हैं वो ये इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि स्केलिंग जो है वो आपके दांतों को कमज़ोर नहीं करती है, वो आपके गम्स को हेल्दी करती है, आपके दांतों को जो है वो साफ़ करती है, आपकी ओरल कैविटी, जो आपकी ओरल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती है, आपके दांतों की लाइफ को बढ़ाती है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का डायरेक्ट इशू जो है वो स्केलिंग से नहीं है, ठीक है। स्केलिंग के बाद जो है हम पेशेंट्स को मेडिकेटेड टूथपेस्ट और माउथवॉश प्रिस्क्राइब करते हैं। आप सही बता रही हैं कि स्केलिंग, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इसके साथ साथ जो है वो आपकी, यानी कि आप स्केलिंग की जो मिस हैं, नोम्स हैं, इन सब मिसकॉन्सेप्शन को जो है वो अपने दिमाग में रखें और अपने हेल्थ का और अपने दांतों का बहुत ख्याल रखें। कैल्शियम सप्लीमेंट्स का, विटामिन डी का, डाइट का, इन सब चीज़ों का ख्याल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें
चीज़ें हमारे व्यूवर से डिस्कस की हैं। अगर आप लोग अभी भी कोई मिसकॉन्सेप्शन आपके माइंड में है, कोई भी ऐसा सवाल या कोई भी ऐसी क्वेरी जो आपके माइंड के अंदर है, तो आप डॉक्टर आयशा से रब्ता भी कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने दांतों की हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। सो आई होप सो आप सबको हमारा प्रोग्राम जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपनी मेज़बान फलक कादर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।